एंड बैंकिंग, ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड यूनिट है और इस यूनिट में से सीबीएसई के एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का पेपर पूछा जाता है। और 6 मार्क्स के पेपर में कई बार एक क्वेश्चन 1 नंबर का और नहीं, एक क्वेश्चन 3 नंबर, 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, या ऐसे भी हो जाता है कि 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें मनी एंड बैंकिंग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से करना है और इसके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उन पर भी स्ट्रेस देना है। कई बार लॉन्ग आंसर टाइप में भी एक ही क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला चैप्टर, 2 चैप्टर इसमें मेन बनते हैं। पहला चैप्टर है मनी एंड मनी सप्लाई और सेकंड चैप्टर है बैंकिंग। मनी एंड मनी सप्लाई का आज हम चैप्टर लेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें डिस्कस करना है व्हाट इज़ मनी। मनी की डेफिनेशन क्या है। मनी इज़ समथिंग विच इज़ एक्सेप्टेबल बाय ऑल। मनी इज़ समथिंग विच इज़ एक्सेप्टेबल बाय ऑल। मनी इज़ समथिंग विच इज़ एक्सेप्टेबल बाय ऑल, इसका मतलब है मनी कोई ऐसी चीज़ है जो कि हर व्यक्ति को लीगली एक्सेप्टेबल है। लीगली एक्सेप्टेबल का क्या मतलब है। लीगली एक्सेप्टेबल का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के पास मनी लेकर जाते हो, रुपया लेकर जाते हो, तो वो आपको मना नहीं कर सकता। वो आपको ये नहीं कहेगा कि मैं आपकी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा और इसके मनी के बदले में आपको चीज़ नहीं दूँगा, ऐसा नहीं है। तो मनी जो है वो लीगली एक्सेप्टेबल है। और हम कह सकते हैं कि मनी इज़ समथिंग विच इज़ एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, ये 2 मेजर फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस हैं मनी के, जिनको हम इसमें इंक्लूड करते हैं मनी की डेफिनेशन में। तो सबसे पहले तो बच्चे 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको मनी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो वो आपके लिए याद करनी ज़रूरी है। तो आप इसमें ये याद कर लीजिए, मनी मे बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेबल by all and it acts as medium of exchange and measure of value। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि अगर हमने किसी भी चीज़ का एक्सचेंज करना है तो उसमें हम मनी को मनी एक्सेप्टेबल है, मनी को हम मना नहीं कर सकते। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि मनी इज़ एनीथिंग विच एक्ट एज ए मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है कि किसी भी वस्तु की वैल्यू को हमने निकालना है तो मॉनेटरी टर्म्स में उसकी वैल्यू निकाली जाएगी। हमें पता है कि पेन की वैल्यू क्या है, 10 रुपये। शूज़ की वैल्यू क्या है, उसकी मॉनेटरी टर्म्स में हम उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो वैल्यू को जो चीज़ मेजर कर ले ईज़िली, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसको यूज़ किया जा सके एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसे हम मनी कहते हैं। सो मनी में बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच इज़ लीगली एक्सेप्टेबल बाय ऑल एंड विच एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मनी। अब क्वेश्चन ये राइज करता है, हाउ मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। मनी कब एग्जिस्टेंस में आई। आपको पता है कि पुराने समय में जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज चलता था। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या था, जिसमें चीज़ों के बदले में चीज़ों का एक्सचेंज किया जाता था, वेयर द गुड्स वर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। दैट वाज द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में कुछ एक प्रॉब्लम्स थी, और वो क्या प्रॉब्लम्स थी। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। एक कॉमन मेजर नहीं था हमारे पास किसी भी वस्तु की वैल्यू को मेजर करने का। अब हमें पता है कि
एक पेन है उसकी वैल्यू 5 रुपये है, दूसरा पेन है उसकी वैल्यू 10 रुपये है, लेकिन उस समय में एक कॉमन मेजर वैल्यू को मेजर करने का एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं था। जैसे अगर मेरे पास वीट है, आपके पास पेन्स हैं, तो वीट की टर्म्स में हमें पेन की वैल्यू को मेजर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे पास वीट है और दूसरे व्यक्ति के पास राइस है, तो हम पेन की वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी मेजर्ड। अगर आप मेरे से पेन लेते हो तो मैं वीट की टर्म्स में पेन की वैल्यू को मेजर करूँगी। अगर आप किसी और व्यक्ति के पास चले जाते हो जिसके पास राइस की प्रोडक्शन है, तो वो राइस की टर्म्स में पेन की वैल्यू को मेजर करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू उस समय पर अवेलेबल नहीं था। जिसके पास जो वस्तु अवेलेबल थी वो अपनी वस्तु की टर्म्स में जो उसे चीज़ चाहिए होती थी उस वस्तु की वैल्यू को मेजर करता था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में थी। सेकंड प्रॉब्लम थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब है कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो दूसरे व्यक्ति के पास अवेलेबल है और जो चीज़ उसे चाहिए वो मेरे पास अवेलेबल होनी चाहिए, तभी हमारा एक्सचेंज हो पाएगा। अगर उसे वीट चाहिए, मुझे राइस चाहिए, तो वीट मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए, राइस उसके पास अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीट तो मेरे पास है लेकिन मुझे राइस चाहिए तो उसके पास राइस नहीं है, उसके पास बाजरा है लेकिन मुझे तो बाजरा चाहिए नहीं, तो हम दोनों आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो था ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज थी। देयर इज़ मोस्टली लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, सो दिस वाज द बेसिक प्रॉब्लम इन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। थर्ड प्रॉब्लम वाज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट्स। अगर हम कोई पेमेंट्स फ्यूचर में करना चाहते हैं, आज हम पेमेंट्स नहीं करना चाहते, मान लीजिए मैं पेमेंट्स 10 साल के बाद करना चाहती हूँ, 10 महीने के बाद करना चाहती हूँ, 10 दिन के बाद करना चाहती हूँ, तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम बहुत सारी गुड्स ऐसी हैं जिनको स्टोर करके नहीं रख सकते। वी कांट स्टोर दोज गुड्स विच आर पेरिशेबल। अगर मैं वीट की प्रोडक्शन कर रही हूँ तो उसको 2 साल तक या 3 साल तक मैं उसे अपने पास स्टोर करके नहीं रख सकती हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी चीज़ जिसकी मैंने प्रोडक्शन की है उस चीज़ से मैं फ्यूचर पेमेंट्स नहीं कर सकती हूँ। तो डेफर्ड पेमेंट्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो था वो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में फेस करना पड़ता था। नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि हम किसी भी वस्तु को स्टोर करके नहीं रख सकते थे, ये पॉसिबल नहीं था, ख़ास तौर से उन कमोडिटीज़ के केस में जो कमोडिटीज़ पेरिशेबल थी। तो दिस वाज आल्सो द प्रॉब्लम विद बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन आज के समय में हम उन सभी चीज़ों को हम मनी को कितने भी समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। मनी को कितने भी लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, लेकिन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में गुड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब है कि डिवीज़न करना। अगर मुझे मेरे पास वीट जो है वो 10 किलो पड़ी है और उसको मैं बेचना चाहती हूँ, लेकिन मुझे चाहिए जो राइस है वो मुझे राइस की प्राइस कम है, वीट की प्राइस ज़्यादा है, तो वहाँ पर मैं डिवीज़न नहीं कर सकती हूँ। मुझे ये डिवीज़न करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कितना मुझे राइस चाहिए इन प्लेस ऑफ कितना वीट मुझे देना होगा। तो डिविजिबिलिटी, जो मनी में डिविजिबिलिटी हम कर सकते हैं, हम 1 रुपया 10 पैसे, 1 रुपया 20 पैसे, इस तरह की डिवीज़न कर सकते हैं, लेकिन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में इस तरह की डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं थी। तो ये कुछ एक प्रॉब्लम्स थी जो कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में इकोनॉमी में लोगों को फेस करनी पड़ती थी।
तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्ट कर रहा था हमारी इकोनॉमी में और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद ये सोचा जाने लगा कि कोई कॉमन मेजर होना चाहिए वैल्यू को मेजर करने के लिए, कोई कॉमन यूनिट होना चाहिए, कोई कॉमन चीज़ होनी चाहिए जो कि हर कमोडिटी की वैल्यू को मेजर करे। और इस तरह से जो कॉइन्स थे केम इनटू एग्जिस्टेंस। सबसे पहले आपको पता है जब किंग्स होते थे, राजाओं महाराजाओं का शासन था, तो उस समय पर हमारे देश में जो गोल्ड कॉइन्स थे दे केम इनटू एग्जिस्टेंस। गोल्ड कॉइन्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। लेकिन गोल्ड कॉइन्स की कुछ और प्रॉब्लम्स थी। बड़े महंगे कॉइन्स थे, उनकी वैल्यू जो थी कई बार कमोडिटी की वैल्यू से भी ज़्यादा हो जाती थी। जो जिस चीज़ को उनको ख़रीदने के लिए यूज़ किया जाता था तो एज ए कमोडिटी उनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती थी। तो इसलिए जो गोल्ड कॉइन्स थे दे वर रिप्लेस्ड विद सिल्वर कॉइन्स। फिर उसके बाद तांबे के कॉइन्स और फिर उसके बाद जिस्ट के कॉइन्स आने इकोनॉमी में शुरू हो गए, धातु के कॉइन बनने शुरू हो गए। अब कॉइन्स के बाद जो था कि कॉइन्स बहुत बड़ी डिनोमिनेशन के नहीं हमने बनाए थे, तो हमने पेपर करेंसी, देन पेपर करेंसी केम इनटू एग्जिस्टेंस। और पेपर करेंसी के बाद प्लास्टिक करेंसी केम इनटू एग्जिस्टेंस। प्लास्टिक करेंसी में आप क्रेडिट मनी ले सकते हो, जो आजकल ये हमारे एटीएम कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये हमारी प्लास्टिक मनी में आते हैं। दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द इकोनॉमी। सो दिस वाज द एवोल्यूशन ऑफ मनी, कि मनी कैसे एग्जिस्टेंस में आई। सबसे पहले बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के बारे में आप बताओगे, उसके बाद हमने बताना है कि गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, और फिर उसके बाद मेटल कॉइन्स, आफ्टर दैट पेपर करेंसी एंड देन प्लास्टिक करेंसी केम इनटू एग्जिस्टेंस। दिस इज़ ऑल अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ मनी। अब नेक्स्ट है कि मनी जो है उसके क्या फंक्शंस थे। दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस। फंक्शंस ऑफ मनी इज़ नॉट इन योर सिलेबस। मनी के फंक्शंस जो हैं वो आपके सिलेबस में नहीं हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो मनी के फंक्शंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है प्राइमरी फंक्शंस, दूसरे हैं सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में मनी इज़ यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये प्राइमरी फंक्शन है, मनी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं। और मनी को हम एज ए कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, किसी भी कमोडिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए भी मनी को यूज़ किया जाता है। तो 2 प्राइमरी फंक्शंस हैं मनी के, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एज ए कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन में हम मनी के फंक्शन लेते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स और फ्यूचर पेमेंट्स। फ्यूचर पेमेंट्स को करने के लिए मनी को यूज़ किया जाता है। स्टोर ऑफ वैल्यू, इसे हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू का मतलब है इसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर हम दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो ईज़िली हम इसको ले जा सकते हैं, लेकिन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो ये हैं हमारी मनी के सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी में 2 फंक्शंस हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। और सेकेंडरी फंक्शन में है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। तो 3 फंक्शंस हम सेकेंडरी फंक्शंस में लेते हैं। तीसरा आ जाता है कॉन्टेंजेंट फंक्शंस। क्रेडिट देने के लिए ये यूज़ होती है, बेसिस ऑफ क्रेडिट। लिक्विड फॉर्म है, इजीली हम इसको खर्च कर सकते हैं, लिक्विडिटी है इसकी। बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज़्म, किसी भी चीज़ का प्राइस हमने डिटरमिन करना है तो हम मनी की फॉर्म में उसे डिटरमिन कर सकते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर्स, प्रॉफिट कितना हो रहा है प्रोड्यूसर्स को, उसको मेजर करने के लिए हम मॉनेटरी टर्म्स में उनके प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट्स को हम मेजर कर सकते हैं। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर्स, मनी को खर्च करने के बाद कंज्यूमर्स को कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, ये भी हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपने प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस पर ज़्यादा स्ट्रेस देना है। सिर्फ समझना है, मैं बार बार कह रही हूँ, फंक्शंस ऑफ मनी इज़ नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन मनी के फंक्शंस से ही मनी की डेफिनेशन बनी है। मनी की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था मनी इज़
समथिंग विच इज़ लीगली एक्सेप्टेबल बाय ऑल एंड विच एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो दो मेन प्राइमरी फंक्शंस मनी की डेफिनेशन में आ जाते हैं, जिसको आपने याद रखना है। सेकेंडरी फंक्शंस को हम मनी की डेफिनेशन में नहीं लेते, प्राइमरी फंक्शंस को ही मनी की डेफिनेशन में लिया जाता है।